हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोविंग। माय नेम इज रितिका राजपूत। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक सीरीज़ जो कि बेस है आपके अपकमिंग सेल्स एंड नेट एग्जाम को लेके। इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं कि पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे, ताकि आप जो पार्ट बी में अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। क्योंकि पार्ट बी ऐसा सेक्शन है आपका जिसमें मेमोराइज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या तो मेमोरी बेस्ड आएंगे या फिर थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी आते हैं। बट वो होता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप कर लेते हो और नहीं आता है तो नहीं कर सकते। तो पार्ट बी के ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ताकि आपका कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो छूटे ना, और पार्ट बी में आप ज़्यादा से ज़्यादा, या मैं तो कहूँगी कि फुल मार्क्स आप स्कोर कर पाओ। इससे इस सीरीज़ के माध्यम से आप अपने जो प्रिपरेशन है उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ से गेन करके जा सकते हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है इकोलॉजी। तो चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेल्फर लॉ ऑफ टॉलरेंस द ऑर्गेनिज्म वाइड इन्वायरमेंटल फैक्टर टॉलरेंस लिमिट शोज। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल्फर लॉ ऑफ टॉलरेंस के बारे में। तो वो क्या कहती है? पहला ऑप्शन है नैरो डिस्ट्रीब्यूशन विद लो पॉपुलेशन साइज, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन साइज, नैरो डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन साइज एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद लो पॉपुलेशन साइज। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? पहले हम देख लेते हैं सेल्फर लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या है। तो ये है आपका सेल्फर लॉ ऑफ टॉलरेंस का एक ग्राफ। आपको पता होगा कि ये वाली जो रेंज है आपकी, ये क्या करती है कि ये ऑप्टिमल रेंज है। मतलब यहाँ पे आपको स्पीसीज जो होंगी वो सबसे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, रहने लायक जगह है। और आप देख सकते हो ये कैसी है, ये एक वाइड रेंज है। ठीक है, वाइड रेंज है और हाई पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन। आप जानती हो जहाँ पे आपको कंफर्टेबल मिलेगा, जहाँ पे आपको सारे तरीके की सुख सुविधाएं मिलेंगी, आप वहीं रहोगे। वहीं पे पॉपुलेशन क्या होगी, हाई होगी। तो ये वाला जो जोन है यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का, वो क्या है, हाई पॉपुलेशन जोन है। ये वाला जोन जो है ये क्या है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा, मतलब कुछ सुविधाएं होंगी कुछ नहीं होंगी। यहाँ पे सारी चीज़ें एब्सेंट होंगी। ये इनटॉलरेंस है, मतलब यहाँ पे आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते। यहाँ स्पीसीज नहीं पाई जाती है, यहाँ पे थोड़ी बहुत पाई जाती है और यहाँ पे काफ़ी पाई जाती है। इसी तरीके इस साइड भी ऐसे ही है। तो आपसे पूछा गया सेल्फर लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या बताता है? क्या बताता है? ये वाइड रेंज एंड हाई डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नहीं, हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। ये वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन साइज, सेकेंड ऑप्शन इज अवर राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉटम एरिया वेयर प्रोडक्शन इज लेस देन रेस्पिरेशन इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज। जो बॉटम एरिया होता है पॉन्ड इकोसिस्टम का, उसको क्या कहते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन जो हो वो रेस्पिरेशन से कम हो। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? प्रोफंडल जोन, टाइडल जोन, बेंथिक जोन एंड लैमेंटिक जोन। तो ये देखिए, आपको मैंने पिक्चर दे रखी है कि पॉन्ड इकोसिस्टम कैसा दिखता है। यहाँ पे लिटोरल जोन है, यहाँ लैमेंटिक जोन है, यहाँ प्रोफंडल जोन है। आप पूछा आपसे क्या गया है, जहाँ पे क्या हो, प्रोडक्शन आपका क्या हो, लो हो, किससे? रेस्पिरेशन से। ठीक है, यही पूछा था ना, आई एम सॉरी। प्रोडक्शन इज लेस देन रेस्पिरेशन, यस। ओके, प्रोडक्शन क्या है, लेस देन हो रेस्पिरेशन से। तो आपका क्या होगा, ये वाले जोन में तो आपको प्रोडक्शन होता है, ये वाले जोन में ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होता है, कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं मिलती है जो चीज़ें प्रोड्यूस करें। यहाँ पे देखिए इसका बड़ा जोन है, तो ये क्या करता है, प्रोडक्शन में काम करता है। यहाँ पे आपकी सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती इतने नीचे, आपका एकदम नीचे का लेवल होता है बॉटम का। तो इस जोन में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, या फिर होता है तो वो रेस्पिरेशन से कम होता है लेवल में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिलोपैथी रिफर्स टू। एलिलोपैथी क्या होती है? इनिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर बाय द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, इनिबिशन ऑफ स्पोरुलेशन ऑफ पैथोजन बाय द होस्ट, altering the reproductive cycle of one organism by another, inhibition of growth of one species by another by preventing reproduction। तो पहले देख लेते हैं एलिलोपैथी क्या होती है। देखिए, आपको अगर ये आप ऑप्शंस पहले से आते हैं तो आप नोट डाउन करते जाइए और मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स सही हुए, ताकि आपको पता रहे कि आप कितना आगे चल रहे हैं और लोगों से। ठीक है, एलिलोपैथी इज अ बायोलॉजिकल फिनोमेना बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस वन और मोर बायोकेमिकल दैट इन्फ्लुएंस द जर्मिनेशन, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म।
क्या होता है एलिलोपैथी? एक बायोलॉजिकल फिनोमेना होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म कुछ बायोकेमिकल्स या टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है। जैसे आप देख रहे हो ये जो बड़ा वाला प्लांट है आपको जो बीच में दिख रहा है, ये प्लांट क्या कर रहा है, कुछ टॉक्सिक केमिकल्स सिक्रीट कर रहा है जिससे इसके जो अगल बगल वाले प्लांट है वो क्या कर रहे हैं, ये शॉर्ट ग्रोथ हो रहा है। ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, शॉर्ट, या आप कह सकते हो एकदम प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है। ये क्या है, एकदम टॉल एंड हेल्दी प्लांट है, ये शॉर्ट एंड अनहेल्दी दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कुछ टॉक्सिन्स, अब ये टॉक्सिन यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे, हो सकता है ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे हो, तो क्या होगा, बाय एयर, इंसेक्ट या फिर रूट के थ्रू, किसी भी थ्रू ये क्या कर सकते हैं, इसके पास पहुंच सकते हैं और इनकी ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो एलिलोपैथी रिफर्स टू, अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या होगा, इनिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर बाय द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स। ये वाला हमारा ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। देखिए इनिबिशन तो कर ही रहा है, तो सेकंड वाले देख लेते हैं, इनिबिशन ऑफ स्पोरेशन ऑफ पैथोजन बाय द होस्ट। क्या वो कोई स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है और पैथोजन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। इनिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर बाय प्रिवेंटिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन रोक रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये क्या रोकता है, इसकी ग्रोथ रोकता है, कैसे, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन इज नोन एज। एनर्जी फ्लो डिफरेंट पॉइंट में जो होता है उसका रेशियो क्या होता है, जैसे एक ट्रॉपिक लेवल फिर उसके ऊपर वाला ट्रॉपिक लेवल, तो उनके बीच में जो एनर्जी का फ्लो का डिफरेंट रेशियो होगा वो क्या होगा। तो हम उसे क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल कैपेसिटी, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, इकोलॉजिकल एसिमिलेशन और इकोलॉजिकल पोटेंशियल। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, क्या कहते हैं हम इसे, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इसका यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला भी दे के रख सकता है, आप देख सकते हैं, एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन एट अ ट्रॉपिक लेवल अपॉन एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन एट प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल इनटू 100 करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि हो सकता है आपका पार्ट बी के क्वेश्चन में एक ऐसा न्यूमेरिकल बेस्ड भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इस फॉर्मूले को भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। The population of birds declined in an area where DDT was extensively used by। DDT से क्वेश्चन आ भी चुका है कि DDT क्यों हमने यूज करना बंद कर दिया या इंडिया में DDT बैन क्यों हो गई है। तो क्या हुआ है, DDT क्यों बैन हो गई, क्योंकि DDT का असर केवल हम क्या करते थे, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करते थे, पर उसने अपना असर और भी चीज़ों पे, क्योंकि आपको पता है कि बायोमैग्निफिकेशन होता है, तो क्या होता है, आपकी जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो ट्रॉपिक लेवल पे क्या करती हैं, एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, उसी तरीके से DDT भी हम यूज तो इंसेक्टिसाइड के लिए करते थे, लेकिन वो क्या हुआ, ट्रांसफर होने लगे हमारे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, जिनसे जो हमारे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स थे उनको हार्म होने लगा। ठीक है, इसलिए इसका जो यूज है वो यहाँ पे बैन हो गया। तो पॉपुलेशन ऑफ बर्ड डिक्लाइन हो गई एक एरिया में, क्योंकि हमने वहाँ क्या कर दिया, DDT को बहुत ज़्यादा यूज कर लिया। क्यों, द बर्ड स्टॉप लेइंग एग्स, द एग्स लेड बाय द बर्ड डिड नॉट हैच, द स्नेक्स एट द एग्स, द DDT स्प्रे किल्ड ऑल द बर्ड्स। तो पहले मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि ऑप्शन क्या होता है। सही है। So higher amount of DDT disturb calcium metabolism of bird, resulting in thinning of eggshells and their premature breaking that kills the embryos. Thus many of the eggs laid by the did not hatch। क्या हुआ कि जब हमने बहुत सारा DDT डाला, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था बायोमैग्निफिकेशन का, याद कर लीजिएगा, इस वाले जो टॉपिक है, हो सकता है यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे कि कौन से प्रोसेस पे बेस ये चीज़ हो रही है, तो बायोमैग्निफिकेशन पे हो रही है। ठीक है, तो हमने जब DDT को बहुत सारा एक एरिया में छिड़का, तो क्या वो वहाँ की जितनी भी बर्ड्स थी वो उस ट्रॉपिक लेवल के ऊपर अप में आ रही थी। नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या हुआ, DDT गया, और DDT का जो टॉक्सिक नेचर था उसने क्या किया, बर्ड्स को भी हार्म किया। किस तरीके के, क्योंकि उनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म क्या किया उसने डिस्टर्ब किया, जिससे क्या हुआ कि उसके जो एग शेल्स थे, वो उनकी जो लेयर थी वो थिन हो गई, और उससे क्या हुआ, उनके जो एम्ब्रियोज थे वो प्रीमेच्योर ब्रेक होने लगे या टूटने लगे, जिससे वो पूरी तरह एग्स जो थे वो एक ऑर्गेनिज्म में फॉर्म नहीं हो पाए। ठीक है, इस वजह से DDT का यूज़ हमने बंद किया था, और हमारा जो ऑप्शन भी सही हो जाएगा वो भी आप जान ही गए होंगे अब तो, कि बर्ड स्टॉप लेइंग एग, क्योंकि जो उनके एम्ब्रियोज थे वही क्या हो जा रहे थे, प्रीमेच्योर ब्रेक हो जा रहे थे, उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बन पा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लांट
species with a wide range of genetic distribution evolve into a local population known as। एक प्लांट की स्पीसीज है जो कि वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रही है, मतलब बहुत सारे तरह के वेरिएशंस दिखा रही है एक लोकल पॉपुलेशन में, तो उसे हम क्या कहेंगे? इकोटाइप, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोम। आप जानते होंगे बायोम और इकोसिस्टम तो एज अ वास्ट आपका प्लेस कवर करता है, इकोसिस्टम भी और बायोम भी। लेकिन पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन बहुत सारे लोगों से मिलकर बना होता है, तो पॉपुलेशन तो यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही? इकोटाइप। इकोटाइप क्या होता है? ऐसा जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे आपको वेरिएशंस मिलेंगे, बहुत सारे स्पीसीज में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेम वही वाला क्वेश्चन वापस लौट के आ गया। द एक्शेल ऑफ बर्ड्स बिकम थिन बाय द पॉपुलेशन फ्रॉम पेस्टिसाइड्स। यहाँ पेस्टिसाइड्स क्या है, हम यहाँ DDT भी लिख सकते हैं। ड्यू टू द इंटरफेरेंस इन द एक्टिविटी ऑफ एक्शेल के जो थे बर्ड्स के, वो क्यों थिन हो रहे थे? क्यों पॉपुलेशन बढ़ रहा था पेस्टिसाइड का, किसकी इंटरफेरेंस की वजह से? तो हमने अभी पढ़ा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्बेंस की वजह से जो बर्ड्स के एक्शेल थे वो क्या हो रहे थे? थिन हो रहे थे, जिससे उनका एम्ब्रियो जो था प्रीमेच्योर ब्रेक हो रहा था और वो जो एक एग था वो ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 8th क्वेश्चन। Which of the following would necessarily decrease the density of a population in a given habitat? तो इन्होंने पूछा है कि एक पॉपुलेशन की डेंसिटी को डिक्रीज करने वाली चीज़ें कौन कौन सी है। आपको पता है इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, नेटैलिटी, मॉर्टैलिटी, इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। इमिग्रेशन मतलब क्या होता है? एक जो पॉपुलेशन है, एक ऐसे क्लोज पॉपुलेशन है, उसमें किसी बाहरी का आना कहलाता है इमिग्रेशन। ठीक है, और इसमें से किसी को बाहर चले जाना कहलाता है एमिग्रेशन। इसमें जो लोग बॉर्न हो रहे होते हैं उनको वो कहलाते हैं नेटैलिटी, एंड जिनकी डेथ हो रही होती है वो कहलाते हैं मॉर्टैलिटी। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसकी डेंसिटी को, इस पॉपुलेशन की डेंसिटी को कम कर देगी, डिक्रीज कर देगी। तो जाहिर सी बात है, अगर इस पॉपुलेशन में जितने लोग हैं उससे बाहर लोग चले जाते हैं तो वो क्या करेगा? ये आपका क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। अगर इसके अंदर रहते हुए भी लोग मर जाते हैं तो वो भी क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे पॉपुलेशन को। ये इसी तरीके से इंक्रीज कौन करेगा? अगर बाहर से लोग आ जाते हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है। अगर यहाँ पे बॉर्न हो जाते हैं और लोग, तो ये क्या हो जाता है? ये भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज करने वाले क्या है, जो आपके नेसेसरी क्राइटेरिया है वो है मॉर्टैलिटी और इमिग्रेशन। इसमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि इमिग्रेशन पता चला, इमिग्रेशन का मतलब क्या, बाहर से लोग आ रहे हैं तो ये आपका पॉपुलेशन इंक्रीज कर देगा। नेटैलिटी और इमिग्रेशन वैसे भी इंक्रीज कर रहे थे, अगर नेटैलिटी बॉर्न ज़्यादा हो रहा है, मर्द कम रहा है, तो भी इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या होगा? ये दोनों में ही क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज। अब पहले मैं आपको आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड में क्या होता है? ये आर सिलेक्टेड स्पीसीज जो होते हैं वो स्मॉल साइज होते हैं, फास्ट डेवलप करते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो अर्ली हो जाता है लाइफ में, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, इनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इनको पेरेंटल केयर बिल्कुल भी नहीं मिलती, और वीक कॉम्पिटिटिव एबिलिटी भी होती है। मतलब अगर बहुत सारा रेट होगा रिप्रोडक्शन का तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि सबको उतना पेरेंटल केयर नहीं मिल पाएगी और उनका जो कॉम्पिटिशन लेवल है वो भी क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट है वेरिएबल पॉपुलेशन साइज ऑफ एन विलो कैरिंग कैपेसिटी, वेरिएबल एंड अनप्रिडिक्टेबल मॉर्टेलिटी, मतलब इनकी मॉर्टेलिटी को या चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, इनका कोई भी पॉपुलेशन साइज वेरी करता रहता है, कभी भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। की सिलेक्टेड स्पीसीज क्या होती है? लार्ज साइज होती है, इनमें स्लो डेवलपमेंट होता है, ये लॉन्ग लिव्ड होती हैं, ज़्यादा जीती हैं, रिप्रोडक्शन लेटर इन लाइफ में होता है, यानी कि जब एडल्टहुड हो जाता है तब रिप्रोडक्शन होता है। फ्यू लार्ज ऑफस्प्रिंग, कुछ लार्ज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग के केस में देखते हैं। स्लो पॉपुलेशन रेट, अगर पॉपुलेशन का रेट भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, अच्छी खासी पेरेंटल केयर मिलती है, क्योंकि अगर आपके ऑफस्प्रिंग कम होंगे तो उनको पेरेंटल केयर भी ज़्यादा मिलेगी, अटेंशन ज़्यादा मिलेगी। इनके में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एबिलिटी होती है। एबिलिटी क्या होती है? कॉम्पिटिटिव एबिलिटी मतलब आपकी जो आपकी एनवायरनमेंट है आप उसके अनुसार ढल रहे हो कि नहीं ढल रहे हो, उस तरीके के से इस पे इनके पास ज़्यादा होती है। इनका पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट होता है ड्यू टू क्लोज कैरिंग कैपेसिटी एंड मोर कांस्टेंट एंड मॉर्टेलिटी प्रिडिक्टेबल। इनकी मॉर्टेलिटी क्या होती है? हमें पता होता है कि हाँ इस एज तक आते आते इनकी मॉर्टेलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पूछा है आर सिलेक्टेड की कौन सी चीज़ नहीं है।
ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका पैटर्नल केयर जो है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है एनिमल अडॉप्ट अ सिमिलर स्टेट लाइक स्लीप टू रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक रेट, इट इज कॉल्ड। तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं जो आपके सर्दियों वाली जगह पे रहते हैं, उन एनिमल्स में क्या कर होता है, बहुत सारे जो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोने में निकाल देते हैं ताकि क्या हो, उनके बॉडी से कम हीट लॉस हो और उनको ठंडी कम लगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। माइग्रेशन हो नहीं सकता, ट्रांसप्रेशन हो नहीं सकता, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइबरनेटिंग, ठीक है। आई होप कि आपके लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रह रही हो और आप इस सीरीज को ज्वाइन करते रहिए ताकि आपका बी वाला जो सेक्शन पार्ट है वो इजीली क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ जो 10 से 20 क्वेश्चंस होंगे हर वीडियो में, और ये आपको डेली मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, तभी आपको आगे आने वाले वीडियोस मिल पाएंगे। थैंक यू सो मच।